नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे संस्कृत की शिक्षण विधियां। सभी टेट एग्जाम, थर्ड ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम जिनके अंदर संस्कृत पूछी जाती है, बेसिकली जो रीट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम होना है इनके लिए दोस्तों। तो संस्कृत की जो शिक्षण विधियां, इनकी अंतिम क्लास हमारी रहेगी। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट संस्कृत शिक्षण विधियां कोर्स के नाम से जो बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम मूल्यांकन और अभिरुचि के बारे में है जो संपूर्ण अध्ययन इस क्लास में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको संपूर्ण चीज मिल जाएगी और किस प्रकार के पर्सन बन सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, देखते हैं मूल्यांकन को। मूल्यांकन के बाद हम देखेंगे दोस्तों अभिरुचि को। तो चलिए मित्रों, मूल्यांकन किसको कहा जाता है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से मूल्यांकन को किया जाता है, सब देखेंगे। शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है। जैसे मैं यहां पर ये जो है मूल्यांकन आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आए। ये मेरा उद्देश्य रहेगा कि आपको हर एक चीज समझ में आए दोस्तों। यहां से तो शिक्षक कोई भी कार्य, शिक्षण कार्य प्रारंभ करता है उससे पहले क्या करता है, उद्देश्य निर्धारित करता है। अब देखिए, जैसे ही ये क्लास पूरी होगी तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन, किसी भी तरीके से मैं अगर इस प्रकार आपका मूल्यांकन करूं कि आपको कितना समझ में आया, तो देखिए उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई नहीं हुई, अर्थात छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन की उपलब्धि की जांच दो प्रकार से की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है, मैंने उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि यह मूल्यांकन चीज है वो आपको समझ में आनी है। अब जैसे ही मेरा ये टॉपिक खत्म होता है तो उसके बाद जो मेरे उद्देश्य है उनकी आप में पूर्ति पूरी की है या नहीं की है, या आपको जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है मेरी इस क्लास से, यही चीज क्या होती है, मूल्यांकन होती है दोस्तों। और मूल्यांकन की जांच दो प्रकार से की जाती है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं मूल्यांकन की। एक तो मूल्यांकन होता है जो हम पाठ के अंत में करते हैं, क्लास पूरी होने पर कुछ क्वेश्चन लेकर। एक बीच बीच में ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला है पाठांतर्गत, पाठ के अंतर्गत, यानी शिक्षण के मध्य में अवबोध तथा विचार विश्लेषण आदि से संबंधित प्रश्न पूछकर पाठांतर्गत मूल्यांकन किया जाता है। जैसे यह पाठ चल रहा है, मैंने आपको पूछ लिया यहीं पर कि मूल्यांकन की परिभाषा बताइए, मूल्यांकन की जांच कितने प्रकार से होती है, तो यह हो गया पाठ के अंतर्गत होने वाला मूल्यांकन। दूसरा है पाठ उपरांत, पाठोपरांत, यानी कि पाठ जब पूरा हो जाए उसके उपरांत दोस्तों। तो पाठ समाप्ति के उपरांत पाठ की सफलता का, छात्रों की उपलब्धि का, शिक्षक के द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति का पाठ से संबंधित प्रश्न पूछकर परीक्षण किया जाता है, उसको कहा जाता है पाठोपरांत परीक्षण दोस्तों। यह है मूल्यांकन आपका। अब मूल्यांकन को आपको समझना है कि इसका अर्थ क्या होता है। मुख्य चीज यही रहती है, कोई भी टॉपिक हम पढ़े तो उसका मतलब आप समझ जाएंगे तो टॉपिक समझ आएंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं मूल्यांकन का अर्थ तथा मूल्यांकन की विशेषताएं, दोनों चीज साथ में देखेंगे। मूल्यांकन शब्द है जो आपका मूल्य प्लस अंकन, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। मूल्य प्लस अंकन मतलब किसी कार्य का मूल्य अंकन करने से है। कोई कार्य है उसका क्या मूल्य है, मूल्य का अंकन करना, मूल्य का पता लगाना ही मूल्यांकन होता है दोस्तों। मूल्यांकन की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षाओं की तुलना में अधिक व्यापक है क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों की प्राप्ति को आधार बनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी कार्य की समाप्ति के पश्चात पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है, इसका ज्ञान जिस साधन के द्वारा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। आ गया समझ में मूल्यांकन क्या होता है। अब देख लीजिए मूल्यांकन की विशेषताएं, ये रही आपकी विशेषताएं। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। मूल्यांकन है रेगुलर, चलती रहती है दोस्तों। मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। क्या होता है, व्यापक दोस्तों। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, निर्णय लिया जाता है अंत में इसके बाद, तो यह निर्णयात्मक प्रक्रिया है। इसमें शिक्षा के विस्तृत उद्देश्य क्या होते हैं,
समाहित होते हैं, इसलिए ये एक उद्देश्यनिष्ठ भी प्रक्रिया है, एक उद्देश्य को लेकर की जाने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन। इसके द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का भी पता लगाया जाता है। छात्रों में जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है उसका भी पता मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या थी मित्रों, मूल्यांकन की विशेषताएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनकर आते हैं वो आपके सामने, मूल्यांकन की परिविधियां दोस्तों। यहां से आपके एग्जाम के अंदर है जो क्वेश्चन मिल सकते हैं। परिविधियां दो प्रकार की होती है मित्रों, कौन कौन सी है? एक तो है आपकी परिमाणात्मक या संख्यात्मक परिविधि, दूसरी होती है गुणात्मक परिविधि। परिमाणात्मक या संख्यात्मक, जिसमें जो मूल्यांकन होता है वो अंक के रूप में हो, गुणात्मक के अंदर गुणों के रूप में हो। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी परिमाणात्मक ही रहेगी दोस्तों यहां पर। अब देखिए एक एक, पहले हम गुणात्मक को यहां पर छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक या परिमाणात्मक जो विधि है इसको पढ़ लेते हैं। परिमाणात्मक जो विधि है मित्रों ये भी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है इसका क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक जो पक्ष होता है मित्रों, इसका ज्ञानात्मक पक्ष भी कितना होता है? दो प्रकार का होता है। क्रियात्मक पक्ष सिर्फ और सिर्फ प्रायोगिक परीक्षाओं के अंदर हम देखते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष में तो आपको इतना ही याद रखना है, कौन सा? प्रायोगिक परीक्षाएं। अब ज्ञानात्मक पक्ष की ओर चलते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मित्रों, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष है मित्रों ये भी दो प्रकार से, एक तो होती है मौखिक परीक्षाएं, एक होती है लिखित परीक्षाएं। मौखिक के अंदर जैसे देखिए सलाहकार परीक्षा है, शास्त्रार्थ परीक्षा है, संवाद परीक्षा है, प्रश्नावली परीक्षा है, वाचन परीक्षा है, भाषण परीक्षा है। ये सभी परीक्षाएं हैं जो मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आती है। समझे आप? यहां से लिखित परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक होती है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, दूसरी होती है निबंधात्मक परीक्षा। एक तो वस्तुनिष्ठ, दूसरी निबंधात्मक दोस्तों। अब देखिए यहां पर जो निबंधात्मक परीक्षा होती है आपकी, उसके अंदर निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं और अति लघुत्तरात्मक। निबंधात्मक जिसको हम बड़े पैराग्राफ में लिखते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज यानी 500 शब्दों के आसपास। लघुत्तरात्मक जो होते हैं इनकी सब सीमा रहती है 50 से 100 शब्दों के आसपास रहती है। अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं इनकी सब सीमा 5 से 10 शब्दों की होती है दोस्तों। अब बचता है हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा है मित्रों यह भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रत्यभिज्ञान प्रश्न और दूसरी जो होते हैं वो होते हैं प्रत्यास्मरण प्रश्न। प्रत्यभिज्ञान प्रश्न है उसके अंदर अन्यतर प्रत्युत्तर, बहुविकल्पात्मक, संयोजन, वर्गीकरण, सादृश्य, अनुभव। यहां से आपको इन दोनों को हटा दीजिए, आपको सिर्फ वस्तुनिष्ठ परीक्षा के ये जो भेद दिए गए ये याद रखो। साधारण परीक्षा, रिक्त स्थान वाली परीक्षा, सत्य असत्य वाले प्रश्न, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं दोस्तों। तो यहां पर मित्रों जो हमारी परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष है, उनको हमने देख लिया। अब बचता है हमारा गुणात्मक प्रविधि जिसमें गुणों के आधार पर पता लगाया जाता है। गुणात्मक प्रविधि के अंदर देखिए निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, मत सूची, क्रम निर्धारण या संचिता अभिलेख, ये होती है गुणात्मक प्रविधियां मूल्यांकन के अंतर्गत। सर्वाधिक यहां पर जो क्वेश्चन बनकर आते हैं वो आते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षा से। इनमें से कौन सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, कौन सी नहीं है, इनमें से मौखिक परीक्षा कौन सी है, मौखिक परीक्षा कौन सी नहीं है। तो यहां से आपके क्वेश्चन सर्वाधिक मिलते हैं, एक तो वस्तुनिष्ठ, एक मौखिक। अब निबंधात्मक जो है, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ, यहां दोनों से मिलाकर क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे देखेंगे। वो गुणों के अंदर जैसे वेदता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता, ये चीजें आगे देखेंगे दोस्तों। अब एक बार यहां पर हमने मूल्यांकन देख लिया, थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। यहां पर मूल्यांकन तथा मापन में भेद, क्या अंतर होता है मूल्यांकन और मापन के अंदर दोस्तों? देखिए मूल्यांकन में व्यक्तित्व के समस्त पक्षों पर बल दिया जाता है, मापन में व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर बल दिया जाता है। अगर हम किसी एक ही पक्ष का मापन कर रहे हैं या एक ही पक्ष को माप रहे हैं तो वहां पर मापन होगा। और जो अगर व्यक्तित्व के हम समस्त पक्ष है उन पर बल दे रहे हैं मतलब मूल्यांकन कर रहे हैं।
इस वजह से मूल्यांकन का क्षेत्र तो व्यापक है, लेकिन मापन का क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित होता है, सीमित। मूल्यांकन में शैक्षिक कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, जबकि मापन में विशेष कौशलों तथा योग्यताओं के किसी एक पक्ष पर ही बल दिया जाता है दोस्तों। मूल्यांकन में मापन व निरीक्षण दोनों सन्निहित होते हैं। मूल्यांकन के अंदर मापन भी होगा, निरीक्षण भी होगा। मापन में अंक या प्रतिशत के आधार पर प्रगति को जांचा जाता है। मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया, कभी रुकती नहीं है, जबकि मापन एक निश्चित अवधि की प्रक्रिया होती है, उसके बाद इसको रोक दिया जाता है दोस्तों। यह है मापन और मूल्यांकन में अंतर दोस्तों। अब बात करते हैं जो मापन का या मूल्यांकन का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया उसके बारे में। तो मूल्यांकन उपागम के प्रतिपादक कौन है, बी.एस. ब्लूम है दोस्तों। बी.एस. ब्लूम के मतानुसार शिक्षा है जो त्रिआयामी प्रक्रिया है। सबसे पहले उद्देश्य है उनको निर्धारित कीजिए, उसके बाद शिक्षण प्रक्रिया पढ़ाई जाती है और अंत में किया जाता है मूल्यांकन। यह किसने दिया, बी.एस. ब्लूम ने दिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रभावी मूल्यांकन के लिए जो गुण है मुख्य रूप से उनकी दोस्तों। प्रभावी मूल्यांकन में निम्नलिखित गुण अपेक्षित है होते हैं, कौन कौन से, वेधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, उपयोगिता, व्यवहारिकता, प्रमाणीकरण, विभेदनशीलता। ये 8 गुण है जो मूल्यांकन के अंदर या प्रभावी मूल्यांकन है उसकी मुख्य रूप से ये गुण होते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में। देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, यहां से आगे जब हम पढ़ेंगे कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये परीक्षाएं कैसे होती है, कितने समय में ली जाती है, हमारे जो पैटर्न है उसमें कब ये परीक्षाएं ली जाती है, इनके बारे में वहां से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, या फिर ग्रेडिंग सिस्टम है वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, देखिए मित्रों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का तात्पर्य निरंतरता से है, अर्थात विद्यार्थियों का शैक्षिक एवं शैक्षिक गतिविधियों का अनवरत मूल्यांकन से है। व्यापक शब्द का आशय समग्रता से, अर्थात विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विद्यालय आधारित मूल्यांकन। एक विद्यार्थी के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के सभी पक्ष है उनका मूल्यांकन जो विद्यालय आधारित हो और लगातार चलता रहे, सतत चलता रहे, उस वही मूल्यांकन होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दोस्तों। मित्रों सतत और जो व्यापक मूल्यांकन है इसके 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है आपका वो है संज्ञानात्मक पक्ष, जिसमें पाठ्यक्रम विषय अनुसार होता है। सहसंज्ञानात्मक पक्ष है जो पाठ्येतर सहगामी क्रिया, पाठ से जो साथ जो क्रियाएं होती है वो, और पाठ्यक्रम के विषय के अनुसार जो पक्ष चलता है वो संज्ञानात्मक पक्ष होता है। अब ये चीज बताइए कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो हमारे यहाँ पे लागू है वो लागू किया क्या गया, क्यों, क्या उद्देश्य पड़ा, क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए विद्यार्थियों के कार्यभार में न्यूनता इसकी वजह से आई, परीक्षा के तनाव से मुक्त करना विद्यार्थियों को, रटन प्रवृत्ति के स्थान पर विचारशीलता को बल देना। रटन प्रवृत्ति है जिसके साथ जो बालक होते हैं वो पढ़ते हैं और एग्जाम पास करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो रटन प्रवृत्ति काम में नहीं आती है, तो उसी आदत को हम क्लास है जो 9, 10, 11, 12 से ही हटा दें कि बच्चे रटे नहीं, समझ कर आगे अध्ययन करें। इसके लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से सर्वांगीण विकास करना, जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनके द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास करना, निदान पूर्वक उपचारात्मक शिक्षण करना, शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, शिक्षण को बाल केंद्रित करना, विद्यार्थियों में जीवन कौशलों का क्या करना, विकास करना। अब यहां पर आ रहा है जीवन और कौशल जो हम शिक्षा में उपयोग लेते हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, अन्वेषण कौशल, श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल, ये हम पढ़ेंगे, अंत में पढ़ेंगे। एक बार है जो सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये क्या थे, उद्देश्य थे सतत और व्यापक मूल्यांकन के। अब बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हम CCE बोल सकते हैं दोस्तों। CCE का मुख्य उद्देश्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है।
कोई पक्ष बाकी ना हो, बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। इसके द्वारा परीक्षा से पूर्व बालक पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। परीक्षा से पहले बालक पर जो दबाव आता है उसको कम किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को पूरे वर्ष के दौरान कई परीक्षाओं से गुजरना होता है, जिसमें पहले ली गई परीक्षा का पाठ्यक्रम दूसरी परीक्षा में दोहराया नहीं जाता है। तो परीक्षा थी, अगर हम एक ही परीक्षा ले अंत के अंदर, जिसके अंदर पूरा का पूरा पाठ्यक्रम होगा, तो जो विद्यार्थी है, जो बालक है, उस पर दबाव आएगा। अगर हम पहले परीक्षा ले ले, 2 महीने में एक परीक्षा, अगले 2 महीने में एक परीक्षा, और वो पाठ्यक्रम आगे की परीक्षा में हम ना दोहराए, तो उससे विद्यार्थी को क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा और वो जो चीज पढ़ना है उसको आसानी से पढ़ पाएगा। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अक्टूबर 2009 से, अर्थात 2009-10 से 9वीं कक्षा के अंदर 2010 यानी अर्थात 2010-11 से 10वीं कक्षा में सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को प्रारंभ किया, और इसके अनुसार विद्यार्थियों के अंकों को किस में बदला गया, ग्रेड के अंदर बदला गया। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, ग्रेडिंग के बाद में करेंगे। सीसी के अंदर जो परीक्षाएं चलती है वो 2 प्रकार की परीक्षाएं होती है। दोस्तों, पहली होती है प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण, जिनको हम फॉर्मेटिव टेस्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है योगात्मक परीक्षण, जिसको हम समेटिव टेस्ट बोलते हैं। दोस्तों, जो प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण होता है, यह परीक्षण एक शैक्षणिक सत्र में 4 बार होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि 2022 चल रहा है, अब जुलाई से शुरू होगा नया सत्र और एग्जाम होगी, वापस जब तक परीक्षा होगी तब तक प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण 4 बार लिया जाएगा और योगात्मक परीक्षण 2 बार लिया जाएगा। दोस्तों, इस परीक्षण में मौखिक परीक्षा तथा विद्यार्थियों को दिए गए कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यह विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाला परीक्षण होता है, यह विद्यालय स्तर पर ही आयोजित किया जाता है, और यह कुल परीक्षा पद्धति का 40% होता है। 4 होते हैं, 10-10-10-10 के, और 40% जो 100% अंक है उनमें से 40% अंक के प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण होते हैं। आगे एक मैं आपको जो है डायग्राम बनाकर बता दूंगा इस चीज को। बात करें योगात्मक परीक्षण की, तो देखिए मित्रों, यह एक 3 घंटे का लिखित परीक्षण होता है। योगात्मक परीक्षण होता है साल में 2 बार, एक सत्र में 2 बार लिया जाता है, और 3 घंटे का एक परीक्षण होता है। दोस्तों, जिसका आयोजन साल में 2 बार होता है। पहले 2 प्रारंभिक परीक्षणों के बाद एक योगात्मक, एक ये प्रारंभिक हो गए, अब यह आ गया आपका योगात्मक, फिर 2 प्रारंभिक होंगे और फिर योगात्मक, ये फाइनल होगा आपका, और अगले 2 रचनात्मक परीक्षणों के बाद दूसरा योगात्मक होता है। योगात्मक परीक्षण होता है दोस्तों, प्रत्येक योगात्मक परीक्षण 30% अधिभार का होता है। यानी कि यह होगा 30% का, यह होगा आपके 30 का, कुल कितने हो गए 60, और ये 4 है आपके जो आपके प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण है वो 40 के थे, कुल कितने हो गए 100 हो गए आपके। इसका आयोजन भी विद्यालय के द्वारा ही किया जाता है, परंतु प्रश्न पत्र सीबीएसई के द्वारा तैयार किया जाता है। जो आपका प्रारंभिक या रचनात्मक परीक्षण है, प्रारंभिक या रचनात्मक, उसके प्रश्न पत्र विद्यालय बनाता है, विद्यालय के द्वारा ही सब आयोजन होता है। जो आपका योगात्मक परीक्षण है, इसके प्रश्न पत्र सीबीएसई बनाता है, जबकि आयोजन है वो विद्यालय स्तर पर होता है। दोस्तों, आगे देखिए योगात्मक परीक्षण के बारे में। योगात्मक परीक्षण के पाठ्यक्रमों को अगले योगात्मक परीक्षण में नहीं दोहराया जाता है। जो हमारा यहां पर देखिए ये रिया आपका, जो यहां पे समेटिव प्रथम है, समेटिव है प्रथम, समेटिव टेस्ट है प्रथम, इसका जो इसके अंदर अगर हमारे एक मान ले संस्कृत में 10 टॉपिक है और समेटिव टेस्ट है उसके अंदर 4 टॉपिक लिए गए, तो जो समेटिव 2 होगा आपका, ये ऐसे 1 हो गया आपका, ऐसे फर्स्ट, ऐसे द्वितीय यानी समेटिव सेकंड, समेटिव टेस्ट सेकंड है। अब सेकंड के अंदर जो 10 में से 4 तो यहां पे आगे बच्चे कितने 6 वो ही आएंगे। दोस्तों, एक विद्यार्थी को नए बिंदुओं अथवा पाठों पर ही अपना ध्यान है वो केंद्रित करना होता है। अब यहां पर देख लीजिए मित्रों, ये रही आपकी, देखिए फॉर्मेटिव टेस्ट सेकंड 70 का पूर्व भाग होता है ये, और 10% कितना हो गया 20% हो गया। अब यहां पर आ जाता है हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा, समेटिव टेस्ट प्रथम। दोस्तों,
जो कितने होता है 30% का होता है। कितने का? 30 का। अब आगे देखिए फॉर्मेटिव थर्ड और फॉर्मेटिव फोर्थ, यह 70 का द्वितीय भाग होता है, 70 का द्वितीय भाग, जिसके अंदर आप देखिए 10% कितना हो गया? 20 हो गया। समेटिव सेकंड है आपका, समेटिव टेस्ट सेकंड, ये होता है 30% का, फाइनल एग्जाम होता है, तो ये 30 कितने हो गए पूरे? ये 100 के 100 दोस्तों। आ गया समझ में आपको? तो दो फॉर्मेटिव टेस्ट यानी दो प्रारंभिक परीक्षणों के बाद एक योगात्मक परीक्षण होता है, फिर दो प्रारंभिक परीक्षणों के बाद एक योगात्मक परीक्षण होता है, और ये एक 70 का है जो क्या रहता है? टाइम टेबल रहता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहां पर सीसी के अंतर मूल्यांकन को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वर्गों के अंदर? देखिए, एक शैक्षिक क्षेत्र, एक शैक्षिक क्षेत्र, एक शैक्षणिक गतिविधियां। शैक्षिक क्षेत्र जो शिक्षा विषय है हमारे हम पढ़ते हैं वो क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र है उसमें जीवन कौशल अभिवृत्ति और मूल्य से आधारित है जो मूल्यांकन होता है। और शैक्षणिक जो गतिविधियां उसमें विचारों उत्पादक क्रियाएं, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो शामिल की जाती है। अब हम सीसीई के तहत जो अंकन प्रणाली है जिसको ग्रेडिंग में बदला गया है, ग्रेडिंग सिस्टम है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहां से भी आपके अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मित्रों, अंक, ग्रेड और बिंदु, बिंदु भी आता है ना आपके 10वीं की या 12वीं की, अगर आपके पास सीबीएसई की मार्कशीट है तो उसको उठाकर देखिए, आपको ग्रेड के साथ बिंदु भी दिया हुआ होगा, 10, 9, 8, 7, 6। तो 91 से अगर 100% अंक आप प्राप्त करते हैं तो A1 ग्रेड दिया जाता है और बिंदु मिलेगा 10। 81 से 90% अंक प्राप्त करते हैं तो A2 ग्रेड दिया जाता है और बिंदु मिलेगा 9। 71 से 80 अंक प्राप्त करेंगे तो B1 ग्रेड दिया जाएगा और बिंदु मिलेगा आपको 8। 61 से 70% अंक प्राप्त करेंगे तो B2 दिया जाएगा और C जो आपका 7 है ये बिंदु प्राप्त होगा। 51 से 60% अंक प्राप्त करते हैं तो C1 ग्रेड दिया जाएगा और बिंदु दिया जाएगा 6 आपको। 41 से 50% अंक प्राप्त करते हैं तो C2 ग्रेड दिया जाएगा और बिंदु दिया जाएगा 5। 33 से 40% अंक प्राप्त करते हैं तो आपको ग्रेड दिया जाएगा D और बिंदु दिया जाएगा 4। बिंदु 4 से लेकर 10 तक ही होते हैं। अब यहां पर देखिए मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यह रहा। देखिए A1 A2, B1 B2, C1 C2, लेकिन सिर्फ D, ये D ही होता है। D1 D2 ये नहीं होते हैं इसके अंदर। ऐसे लगता है, ऐसे लेकर ई तक हमारा ग्रेडिंग सिस्टम चलता है जिसमें सिर्फ D ही ऐसा है जिसमें D ग्रेड दिया जाता है 33 से 40% पर, और इसके अंदर D1 D2 नहीं होता है मित्रों। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जामों में। 21 से 32% अंक प्राप्त करता है उसको E1 ग्रेड दिया जाता है और 20 एवं उससे कम अंक प्राप्त करता है उसको E2 ग्रेड दिया जाता है। यह है आपका ग्रेडिंग सिस्टम। अब मित्रों क्या किया गया कि शिक्षक है उनको जो प्रगति मिले उसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना चलाई गई थी 2019 के अंदर, वो थी निष्ठा योजना। दोस्तों क्या है ये निष्ठा योजना? देखिए, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल, यह है निष्ठा। निष्ठा दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षक प्रशिक्षण योजना है। कक्षा 1 से 8 तक 42 लाख शिक्षकों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक ने इस योजना का शुभारंभ 21 अगस्त 2019 को त्रिपुरा राज्य से किया था। दोस्तों यह थी निष्ठा। अब बचता है हमारे अभिरुचि और जो कौशल, हमने नाम सुना था कौशलों के बारे में। तो पहले अभिरुचि है उसके बारे में नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं, फिर कौशलों की ओर चलेंगे हम। देखिए अभिरुचि, संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि, शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में विशिष्ट कौशलों का प्रयोग करता है। अभिरुचि कौशल को शिक्षण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। जो अभिरुचि कौशल होता है, रुचि कौशल, इसको किस नाम से जाना जाता है? शिक्षण कौशल के नाम से जाना जाता है। शिक्षाविद थे N.L. गेज ने कहा है कि शिक्षण अभिरुचि एक विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसका प्रयोग कक्षा शिक्षण में अध्यापक को आवश्यक रूप से करना चाहिए। एलन तथा राइन ने 1969 में शिक्षण अभिरुचि के 14 चतुर्दश कौशल प्रतिपादित किए।
तो एलन और रायन ने शिक्षण अभिरुचि के 14 कौशल बताए थे दोस्तों। लेकिन देखिए भारतीय शिक्षाविद बीके पासी, भारतीय शिक्षाविद है बीके पासी दोस्तों। बीके कौन है? पासी ने शिक्षण अभिरुचि कौशल के अंतर्गत 13 प्रकार के कौशल समाहित किए। ये 13 प्रकार के कौशल देखिए, ये रहे आपके: प्रस्तावना, प्रश्नोत्तर, सामीप्य प्राप्ति, छात्रों का व्यवहार, दृष्टांत, उद्दीपन भिन्नता, मौन या अशाब्दिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन, प्रोत्साहन, श्यामपट, अनुदेशन के उद्देश्यों का लेखन, अन्वेषण और क्रिया या व्याख्या कौशल दोस्तों। अब यहां पर आगे, यह आपके आगे दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के कौशल। यहां पर देखिए आपके एक प्रस्तावना कौशल है, एक प्रश्नोत्तर कौशल है जो इंपॉर्टेंट, एक अन्वेषण कौशल है, एक श्यामपट कौशल है, एक पुनर्बलन कौशल है। यह आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो हमको लेनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना कौशल की। क्या होता है? प्रस्तावना कौशल का दूसरा नाम पाठ प्रारंभ अथवा पाठोपस्थापन भी है दोस्तों। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, यानी जैसे ही हम नया पाठ शुरू करते हैं तो उस पाठ से रिलेटेड जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व कक्षा है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न है जो छात्रों के समक्ष रखे जाए, उनसे पूछे जाए, उनकी या पूर्व पाठ की कुछ जानकारी देकर फिर नए पाठ को शुरू किया जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होनी चाहिए प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्रमबद्धता अपेक्षित होती है। प्रस्तावना कक्षा के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, जो कक्षा का स्तर है उसी के अनुसार प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। आगे देखिए प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में प्रश्नों की संख्या 4-5 होनी चाहिए जो सर्वाधिक एग्जाम में पूछा जाता है, तथा अंतिम प्रश्न हमेशा क्या होना चाहिए? समस्यात्मक। जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है उससे रिलेटेड ऐसा प्रश्न पूछा जाए जो समस्यात्मक रहे, और फिर उस टॉपिक को पढ़ाया जाए जिससे बच्चों को उस प्रश्न का उत्तर आपके टॉपिक को पढ़ते हुए मिल जाए दोस्तों। प्रस्तावना कौशल चित्र, कथा, अभिनय आदि के द्वारा भी विकसित किया जा सकता है। दूसरा था हमारा प्रश्नोत्तर कौशल। देखिए प्रश्नोत्तर कौशल शिक्षण की सफलता है जो प्रश्नोत्तर कौशल पर आश्रित होती है, प्रश्न उत्तर पर आधारित होती है कि शिक्षण कितना हुआ, कितना मूल्यांकन किया, कितना ग्रहण किया, कितना सीखा, कितना अधिगम हुआ दोस्तों। छात्रों की अभिव्यक्ति के विकास के लिए, अधिगम के लिए तथा पाठ के विकास के लिए प्रश्नोत्तर कौशल क्या है? अत्यावश्यक है। प्रश्नोत्तर कौशल के द्वारा ही छात्रों की कल्पना, चिंतन व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसके द्वारा कक्षा अनुशासित रहती है और छात्र भी क्या रहते हैं? इसमें सक्रिय रहते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा कौशल आता है, वो आता है अन्वेषण कौशल दोस्तों। देखिए ये क्या होता है? विषय के गहन अध्ययन की जांच करने के लिए अन्वेषण प्रश्न किए जाते हैं। एक विषय का अगर हमें गहन अध्ययन करना है, उसके हर एक चीज को समझना है, तो उसके लिए अन्वेषण प्रश्न है जो होते हैं दोस्तों। इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रवृत्ति का क्या होता है? विकास होता है। यदि छात्र इन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ होते हैं तो शिक्षक उससे संबंधित सहायक प्रश्न भी कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों के ज्ञान कोश में क्या होती है? वृद्धि होती है। इन प्रश्नों के द्वारा छात्रों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति है वो बढ़ती है, प्रश्नोत्तर कौशल की तरह ही। इनके द्वारा छात्र विषय वस्तु के गहन अध्ययन की ओर प्रेरित होता है दोस्तों। यह तीसरा कौशल था। चौथा कौशल आता है श्यामपट कौशल। यह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। श्यामपट शिक्षक का सच्चा मित्र या दाहिना हाथ कहलाता है, और यही क्वेश्चन आता है। शिक्षण के समस्त साधनों में यह सर्वश्रेष्ठ साधन होता है श्यामपट दोस्तों। यह परंपरागत साधनों की श्रेणी में आता है। श्यामपट पर मार्जनी का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर किया जाना चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाईं की ओर, बाईं से दाईं दिशा की ओर मार्जनी का प्रयोग, चौक बोलते हैं ना उसका प्रयोग, या मार्कर बोलते हैं आजकल, मार्कर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बात करें श्यामपट कौशल के उद्देश्यों की तो देखिए, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन कौशल का विकास करना, अशुद्धि संशोधन व काठिन्य निवारण करना, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र को इसके द्वारा स्पष्ट करना, प्रयोग तथा अभ्यास कार्य करना, लेखन कार्य बाएं से दाईं ओर करना, और मूल्यांकन व गृह कार्य करना, यह सभी श्यामपट कौशल के उद्देश्य हैं। अब बचता है पुनर्बलन कौशल दोस्तों। तो देखिए पुनर्बलन कौशल।
पुनर्बलन कौशल का प्रयोग छात्र को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। अगर आप पुनर्बलित है तो आप अच्छी तरह अध्ययन करेंगे, अगर आप पुनर्बलित नहीं है तो आप कक्षा में बैठकर नींद ही लेंगे। दोस्तों, पुनर्बलन कौशल होता है, इसी को कहा जाता है परवा कौशल। क्या कहा जाता है? परवा कौशल। इसके द्वारा छात्र उत्साहित होते हैं तथा सीखने की प्रक्रिया में क्या गतिशीलता आती है, सक्रिय रहते हैं। इसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तरों का समर्थन शाब्दिक व अशाब्दिक कथनों से कर सकता है। पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक पुनर्बलन भी होता है, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। सकारात्मक और नकारात्मक, शाब्दिक अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक। पुनर्बलन दो प्रकार का, सकारात्मक जो अच्छा हो, नकारात्मक जो पीछे की ओर लेकर जाने वाला। तो इसी के साथ, इस क्लास के साथ हमारी संस्कृत शिक्षण विधियां कंप्लीट होती है। अब हम आगे देखेंगे 400 महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के प्रश्न। प्रतिदिन 40 प्रश्न आपके रहेंगे और इसी टाइम रहेंगे, तो उनको अटेंड करना ना भूलें। मित्रों, अगर हमारे साथ जुड़े रहे, हिंदी, मनोविज्ञान, संस्कृत या सामाजिक, अब विज्ञान की कक्षाएं भी हम शुरू करने जा रहे हैं, गणित की भी हम कक्षाएं लेकर आएंगे, तो उनमें आपका एक नंबर नहीं कटने दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।